और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का 83वां जन्मदिन आज। दुनिया की नंबर 1 सिंगर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है लता दी का नाम। आप बिग बुलेटिन देख रहे हैं और बिग बुलेटिन में इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग दलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि गुटखे पर तो पाबंदी देश के 14 प्रदेशों ने लगा दी, लेकिन धड़ल्ले से सिगरेट क्यों बेची, खरीदी और पी जा रही है, यह हमें समझ नहीं आ रहा। सिगरेट गुटखे से कहीं ज्यादा घातक है, जानलेवा है, कैंसर का वायरस है, उसके बावजूद सिगरेट पर पाबंदी नहीं लगाई गई और हमारी मुहिम यह है कि सिगरेट पर भी पाबंदी लगाओ। टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए जब हम सिगरेट का कश लगाते हैं तो फौरी तौर पर राहत भले ही मिल जाए, लेकिन वही पल भर का सुकून जिंदगी भर का दर्द बन जाता है साहब, क्योंकि स्मोकिंग कैंसर और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियों को न्योता देती है। इसीलिए तो कहा जाता है स्मोकिंग किल्स। सिगरेट के छल्ले बनाने में जितना रोमांच फील होता है, उसकी तासीर उतनी ही ज्यादा दुखदाई होती है। दरअसल सिगरेट के कश लेने के बाद जब उसका जहरीला धुआं गले से होते हुए हमारे शरीर के भीतर पहुंचता है तो पूरे 4000 से ज्यादा केमिकल्स एक साथ हमारे शरीर पर हमला कर देते हैं। और पल भर की मदहोशी हमें ऐसी बीमारियों की तरफ ले जाती है जिनका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मसलन मुंह का कैंसर, दिल का दौरा, ब्रेन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी का कैंसर, सेक्स संबंधी बीमारियां, जनन क्षमता में कमी, दिमाग और पैरों की नसें सिकुड़ जाना, गैंग्रीन, थकान का एहसास होना, एकाग्रता की कमी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया इत्यादि। फिर भी ना तो सिगरेट का धुआं थमता है, ना ही घटता है इसका फैशन। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी बेफिक्री में धुआं उड़ाते जा रहे हैं। तभी तो जिस तंबाकू का कुल कारोबार करीब 50,000 करोड़ का है, उसी तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर होने वाला खर्च 40,000 करोड़ रुपए के पार है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, रशीद मसूद साहब के पास चलूंगा सीधा, बहुत देर से हमारा वेट कर रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। रशीद मसूद साहब, मुझे बताइए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी नीति नहीं बन सकती? यूपीए 2 सरकार से अगर आप पैरवी करें तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी नीति का निर्धारण किया जा सकता है कि पूरे देश में सिगरेट जैसी जानलेवा जो डंडी है, इस पर पाबंदी लगाई जा सके। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का मुख्तलिफ 3 तरीके से बटे हुए हैं। एक वह है जो स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंस लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेंटर को पूरा अधिकार है कि वो जो भी कानून चाहे बना दे। अच्छा। जो कॉन्करेंस लिस्ट का है उसमें सेंटर का बनाया हुआ कानून स्टेट के कानून के ऊपर हावी रहेगा, वो माना जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट स्टेट के हैं उसमें सेंटर कानून तो बना सकता है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कराने की उसके पास कोई पावर नहीं है, वो अडॉप्ट करेगा स्टेट। और हेल्थ सब्जेक्ट है स्टेट का, तो अल्टीमेटली स्टेट्स को ही ये करना पड़ेगा।
हमें इसको पॉलिटिकल उसमें नहीं लेना चाहिए। कोई बीजेपी के समाजवादी पे इल्जाम दे, समाजवादी के बीजेपी को दे और कांग्रेस वाले उनको दें। ये समस्या पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों की सेहत की है और अगले उनके मुस्तकबिल की समस्या है। इसमें हमें सबको मिलकर के करना पड़ेगा। अगर सारी पार्टियां मिलकर के एक सेंट्रल एक मॉडल एक्ट बनाना चाहें तो वो एक्ट पास हो सकता है सेंटर से मॉडल एक्ट, मगर उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा स्टेट्स को। अगर स्टेट्स अडॉप्ट नहीं करती तो कुछ नहीं होगा। और फिर खाली स्टेट्स के भी कानून में बना देने से, बैन कर देने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि फिर चोरी छिपे बिकेंगे और जिस स्टेट में नहीं है उस स्टेट में फिर उसका दूसरी स्टेट में उसको स्मगलिंग किया जाएगा। तो बहुत बड़ा वो है। दो तीन तरीके से हमें इस पे अटैक करना पड़ेगा। नंबर 1 कि कानूनी तौर पर इस पर पाबंदी लगाएं। नंबर 2 एजुकेट करें। और ऐसा नहीं है कि अभी आप जो बता रहे थे कि शायद आपका उससे ये लगता है कि जैसे बढ़ता ही चला जा रहा है स्मोकिंग का रिवाज, ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले जितने लोग स्मोकिंग करते थे आज उतने लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। आज बहुत घट गया है और लोगों के अंदर ये जागृति पैदा हो रही है कि ये बिल्कुल हमारे लिए हेल्थ के लिए मुनासिब चीज नहीं है। लेकिन अभी ऐसे है ना, बेचारे गैर तालीम याफ्ता लोग भी हैं जो बीड़ी और हुक्का भी बहुत पीते हैं, और तालीम याफ्ता लोग हैं जो फैशन के लिहाज से सिगरेटें भी पीते हैं। लेकिन दोनों में कमी आई है। पहले हर गांव के अंदर हर घर में हुक्का होता था, अब उसमें कमी आई है। उसमें कमी आकर के बीड़ी के बंडल शुरू हुए थे, अब उसके बीड़ी के बंडल में भी कमी आई है। तो एजुकेशन भी हमें लोगों को पहुंचानी पड़ेगी, उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा और कानूनी और सामाजिक हर तरीके से कोशिश करके इस पे बैन लगाया जा सकता है जी। और जहां तक इस सेंटर का ताल्लुक है, सेंटर एक मॉडल एक्ट बना सकती है और मैं खरा ख्याल में बनाना चाहिए। तो ये आगे स्टेट्स के ऊपर है, वो उसको अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन हमें बनाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरा ऐसा ही राय है जी। डॉक्टर वेद भारद्वाज हमारे नोएडा स्टूडियोज में आ चुके हैं। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर भारद्वाज, मुझे बताइए, आपके पास औसतन किस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिन्हें कैंसर की शिकायत होती है, और उसमें सिगरेट, धूम्रपान और तंबाकू वाले गुटखे के द्वारा कैंसर के मरीज कितनी तादाद में होते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या कहीं पर ये देखते हैं कि फलां चीज से कैंसर हो रही है, इससे नहीं हो रही है, तो पता जब लगता है जबकि आप काफी मरीजों को देखते हैं और ये पता लगने से हमको ये सामने हमारे ये चीज आती है कि जो धूम्रपान, सिगरेट विशेष रूप से, मैं कोई सिगरेट के खिलाफ नहीं हूं, न सिगरेट कंपनी के खिलाफ हूं, लेकिन सिगरेट की जो बाकी की चीजें हैं कि जो धुआं निकलता है, जब सिगरेट जलती है और सिगरेट के धुआं अंदर जाता है तो उससे किस प्रकार की कैंसर होती हैं, अगर ये आपका ये साफ सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंह के कैंसर भी आपको ताज्जुब होगा जब हमने देखे हैं, तो उनमें अधिकतर वो लोग हैं जो कि तम्बाकू तो खाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी लेते हैं, और जब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाता है तो उसमें अच्छा खान पान भी उनको नहीं है, उनका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस भी बड़ा लो है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसे प्रसाधन मौजूद हैं तो पेपिलोमा वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो भी इन्फेक्शन उनमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये तम्बाकू से ही होता है मुंह का कैंसर में। खासतौर से आजकल ये जिक्र बहुत हमारे सामने आ रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिगरेट का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और सिगरेट का धुआं न केवल मुंह का कैंसर करता है, लेकिन जो आप यहां दिखा रहे हैं इस प्रकार के सभी कैंसर के केसेस हमारे पास आते हैं। लेकिन जो मुंह के कैंसर हैं वो विशेष रूप से वो हैं जो कि हम तम्बाकू के नहीं कह सकते कि सिर्फ तम्बाकू खाने से या गुटखा खाने से आ रहे हैं। उनके साथ साथ जो मैंने बताया वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं। और स्मोकिंग की अभी मैं देख रहा था, भाई साहब बता रहे थे
कि स्मोकिंग का चलन कम हुआ है, लेकिन अमेरिका की जो स्टैटिस्टिक्स है वो साफ कहती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया है कि जहां के प्रगतिशील देश तो कम हो रहे हैं सिगरेट पीने में, जो बहुत मतलब जो एडवांस कंट्रीज थे, लेकिन जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें चलन सिगरेट पीने का बहुत अधिक बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि एक ही चीज से उनको डर दिखाया जा रहा है कि भाई आप तंबाकू मत लो, गुटखा मत लो, तो जिसको निकोटीन के एडिक्शन की वजह से आदमी गुटखा लेता है या तंबाकू लेता है, तो वो दूसरी तरफ सिगरेट के लिए दौड़ पड़ता है। हाँ। साथ ही साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के गुटखे के पैकेट के ऊपर बड़ी बड़ी भयानक मतलब चीजें लिखी होती हैं और सिगरेट जो है थोड़ी महंगी होती है, तो एक दो सिगरेट जब पैकेट में से निकाल के दी जाती है तो आमतौर से जो युवा लोग हैं उस साइन को जो गवर्नमेंट ने बनवाए हैं उसके ऊपर उसको देख ही नहीं पाता है। हाँ। इसलिए वो जागरूकता, यानी जब तक प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन और मास अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए सिगरेट का प्रचलन खूब बढ़ रहा है। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी मुझे बताइए, क्या अगर हम सिगरेट पीने की जो आदत है, अगर हम इसके नुकसान को मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर अगर हम प्रचारित करें, तो क्या लोगों में सामाजिक तौर पर जागरूकता ज्यादा आएगी? देखिए, मैं कहूंगा इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूं आपकी बात से कि भारत में जो धर्मगुरु हैं वो सरकारों से ज्यादा बेहतर जन जागरण कर पाते हैं। सरकारों की विश्वसनीयता नहीं होती उतनी। एक मैं इसमें दो मौलिक बात कहना चाहता हूं इस सारी जेरे बहस में। तमाम राज्यों ने जहां जहां गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया, 14 राज्यों, देश भर के हर राज्य में और केंद्रीय स्तर पर यहां भी संघ शासित क्षेत्रों में भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। क्या आपने कहीं सिगरेट पीते हुए किसी आदमी को चालान काटने भरते हुए देखा क्या? बताइए ना। नहीं ना। ऐसे ही प्रतिबंध लग जाएगा, उसका अनुपालन कौन करेगा? कौन सी मशीनरी है जो उसका अनुपालन करेगी? और अगर वो मशीनरी आकाश से आएगी क्या, सातवें आसमान से? अगर नहीं आएगी सातवें आसमान से, तो वो मशीनरी अगर आज की है तो वो ना तो गुटखे पर रोक लगा पा रही है, न सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर रोक लगा पा रही है। ये विषय देखना होगा। वो आज मान लीजिए, जैसा कि रशीद साहब कह रहे हैं, जैसा कि रविदास जी कह रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ भी गया, नोटिफिकेशन हो गया, गजट हो गया कि जी प्रतिबंध लगा दिया, हाई कोर्ट की जय जय। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्या न्यायमूर्ति आएंगे इंप्लीमेंट करने? कौन इंप्लीमेंट? अरे वही लोग इंप्लीमेंट करेंगे ना जो हर चीज की छूट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मुद्दा यह है कि जब सिगरेट बनेगी ही नहीं, जब सिगरेट उस क्षेत्र विशेष की परिधि में बिकेगी ही नहीं, तो फिर धूम्रपान करने वालों की तादाद में अतुल जी कमी तो आएगी ही। अतुल जी, गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, ठीक है, गांधी जी के कारण जी। गुजरात में महंगी शराब मिलती है, बस इतनी सी फर्क आया। हरिद्वार वाला उदाहरण भी ले लीजिए। और हरिद्वार में शराब और मांस दोनों प्रतिबंधित है। रशीद साहब से पूछिए क्या प्रतिबंधित है वास्तव में? वहां नहीं मिलता है, ये तो उसी इलाके से है। और एक बात मैं कहूंगा, इस बात से ब्रजमोहन शर्मा शायद सहमत होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सिगरेट, गुटखा, खैनी, सुरती सब छोड़ना भी चाहिए। सरकारों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, लोगों को भी खुद छोड़ना चाहिए। ठीक बात। लेकिन मैं एक और बहुत बड़ी बात उठाना चाहता हूं इस मंच पर। मां के दूध का एनालिसिस हुआ, मां के दूध का हिंदुस्तान के, उसमें 400 तरह की वह विसंगतियां पाई गई जो बच्चे के जीवन के लिए घातक हैं। वो विसंगतियां मालूम कहां से आई? वो सिगरेट और गुटखे से नहीं आई, कोको कोला पीने से नहीं आई। वो विसंगतियां आई जो सब्जी, जो अनाज हमने खाया, जो उस केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए हमारे पास आया, वो खा के मां का दूध जहरीला हो गया इस देश में। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है। सब जब यूनियन कार्बाइड का कारखाना खुलने की बात थी, तब भी ये सवाल उठा था। हमको देखना होगा कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का सब प्रतिबंधित हो जाए फिर भी, लेकिन एक बड़ा जहर हमारी जिंदगी में, हमारी रसोई में चुपचाप जा रहा है।
चुपचाप। और जितनी बीमारियां हमने यहां अपने ग्राफिक्स में दिखाई अतुल, यह सब बीमारियां आप डिटो मान लीजिए उन केमिकल्स की देन है। वो भी वही उतनी ही बीमारियां होती हैं ठीक बात है। जो खाद हमारे जमीन को बंजर कर रही है और जो खाद से उत्पन्न चीजें हम खा रहे हैं। जी, इसलिए ये भी एक विचार है, इस पर भी